गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग सेट नंबर फर्स्ट लगा रहे थे, पाँचवें के चौथे तक पहुंच चुके थे। पाँचवें का घ वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसे हम सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले कुछ बच्चों ने मुझे बताया नहीं, एक मोलर चालकता और चालकत्व वाला छूट गया था। तो चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर 1/r होता है। मोलर चालकता में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्ट के विलयन में क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला होता है, जिसे हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा या लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप नोट कर लेना और लिख लेना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। 5 का घ क्या है? इसमें दिया गया है फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए तथा ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण दीजिए। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है फ़िलहाल, तो आपको पूरा एंड तक देखना है और धीरे धीरे देखना है, और आपको सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से पढ़नी है। तो जो हमारा फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र होता है, तो फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। इसमें जो समूह होता है कीटोन समूह होता है। कौन सा होता है? कीटोन। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। कौन सा जुड़ा होता है? एल्डिहाइड समूह। ये याद रखना, फ्रुक्टोज में अगर पूछा जाए कौन सा समूह जुड़ा होता है तो आप बताएंगे कीटोन समूह जुड़ा होता है। और यदि आपसे पूछा जाए ग्लूकोज में कौन सा समूह जुड़ा होता है तो आप बताएंगे ग्लूकोज में कौन सा समूह जुड़ा होता है? ग्लूकोज में कीटोन समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड जुड़ा होता है। फ्रुक्टोज में कीटोन और ग्लूकोज में एल्डिहाइड। तो जो फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र हमसे पूछा गया है, तो यहाँ होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, कीटोन समूह है तो C डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? C, यहाँ एक OH जोड़ दीजिए और यहाँ पे एक सिंगल H। ऐसे यहाँ पे करेंगे COH। इनके बीच में आप सिंगल बॉन्ड भी लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? H होगा। ऐसे ही हम फिर जोड़ेंगे C और सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे H। फिर होगा नीचे सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ये जो हमारा है, ये हमारा फ्रुक्टोज का संरचना सूत्र होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण। कितने रासायनिक गुण पूछे गए हैं? 3 पूछे गए हैं, वो भी 1-1 नंबर के हैं तीनों। टोटल आपका जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के है। संरचना आपने बना ली होगी। तो जो सबसे पहले ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की हम टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ आप लिख देंगे ऊपर हेडिंग बना के अच्छे से, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। सूत्र होता है Ag2O। किससे अभिक्रिया? टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। ऐसे हेडिंग बनाएंगे कायदे से अंडरलाइन करते हुए, और नीचे फिर हम रासायनिक समीकरण देंगे। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH2OH। ये है हमारा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। टॉलन अभिकर्मक से कराएंगे तो होगा Ag2O सिंगल बॉन्ड वो एरो, तो यहाँ पे होगा ग्लूकोनिक अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH का होल 4, नीचे सिंगल बॉन्ड CH2O और प्लस रजत दर्पण आपको प्राप्त होता है Ag। क्या कहते हैं? जिसे सिल्वर, इसे रजत दर्पण भी कहा जाता है। तो एक रासायनिक समीकरण आपका कंप्लीट। अब दूसरे की बात करेंगे तो ब्रोमीन और जल की क्रिया करा देंगे तब भी आपको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोनिक अम्ल ही प्राप्त होगा। सेम ऐसे फिर से लिखेंगे CHO सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH का होल 4 और फिर CH2OH। तो यहाँ पे Br2 प्लस H2O।
अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोनिक अम्ल COOH, सिंगल बॉन्ड CH और OH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH, ग्लूकोनिक अम्ल। बेटा जब आप पेपर में लिखो तो यहाँ पे इनके नाम भी लिख दिया करें। ये होता है ग्लूकोज, तो यहाँ ग्लूकोज लिखेंगे, टालन अभिकर्मक के नीचे टालन अभिकर्मक, ग्लूकोनिक अम्ल के नीचे ग्लूकोनिक अम्ल, Ag मतलब रजत दर्पण के नीचे रजत दर्पण। इस प्रकार से आप अच्छे से लिख दिया करें फॉर्मूले का नाम भी। जो हमारी दूसरी रिएक्शन है तो यहाँ पे हमने किसकी क्रिया की है, Br और प्लस H2O, जलीय ब्रोमीन की क्रिया की है। तीसरी रिएक्शन में हम लिखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया HCN से। किससे, HCN से। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा CHO, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH का होल 4 और फिर नीचे हो जाएगा CH2OH प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है, नाम लिखेंगे इसके नीचे अच्छे से। यहाँ क्या होगा, C, यहाँ पे एक H जोड़ दीजिए, यहाँ पे NC कर दीजिए और यहाँ पे OH और बकाया सेम वही छाप दीजिए, CH का OH होल 4 सिंगल बॉन्ड, नीचे हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज साइनाइड या ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनेट भी कह सकते हैं। इनके नाम अच्छे से आप लोग नीचे लिख लेंगे। तीनों रिएक्शनें आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है जब। केवल रासायनिक समीकरण देना है क्या होता है जब, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको रेज कर देते हैं अब। और क्या होता है जब, प्रश्न नंबर 6वें का है, बताया था, यहाँ अच्छे से लिखेंगे प्रश्न 6वें का उत्तर भी लिख दो या ऐसे लिखना हो, क्या होता है जब, क्या होता है जब, तो और अच्छी लाइन लगती है, कॉपी भी बढ़िया भरी दिखाई देती है। या उत्तर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देंगे सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करानी है। किससे करानी है, सोडियम एथॉक्साइड से। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड है जो, इसका होता है C2H5ONA। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है 2 बार एथिल दिया गया है और यहाँ पे O जुड़ा है, तो आप समझ जाएंगे डाई एथिल ईथर बन जाएगा। फॉर्मूला होता है C2H5O, C2H5 प्लस बचा क्या है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। इन सब के नीचे नाम लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल सोडियम एथॉक्साइड, डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। इतनी बात सभी की क्लियर होगी और सरल भी है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो हमारी रिएक्शन दी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है क्लोरोबेंजीन की है जो अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं नाइट्रीकरण भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको बेंजीन के साथ क्लोरीन जोड़नी होगी, तो हो जाता है क्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मूला वैसे लिखेंगे तो C6H5Cl लिख देते हैं प्लस HNO3। जब नाइट्रीकरण होता है तो यहाँ पे उपस्थिति होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। क्लोरोबेंजीन को सेम ऐसे ही लिख देंगे, ऑर्थो पे सिर्फ हम नाइट्रो जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, NO2। फिर से सेम ऐसे ही बनाएंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ओनली पैरा पर है जो, वहाँ हम जोड़ देते हैं
NO2। कंप्लीट। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तीसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ हमसे पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण या आप कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करनी है। क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, जिसे हम सल्फोनीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से सेम बनाना है क्लोरोबेंजीन प्लस, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही सेम यहाँ पर भी कर देंगे। बस यहाँ जो है SO3H जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, और यहाँ पे जुड़ जाएगा पैरा पर। इतना सा काम है और ये भी हमारी बन के क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो गई है। इसका जो नाम होगा ऑर्थो क्लोरो और थायोनल, इसको ऑर्थोथायोनल क्लोराइड भी कह सकते हो या थायोनल क्लोराइड भी कहते हैं। चौथी वाली जो हमारी रिएक्शन है वो भी हमारी कैसी है? बिल्कुल इजी है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन की जो क्रिया है वो आपको इसमें आप सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया तो H2O और निकाल सकते हो, H2O, ध्यान रखना, ठीक है। 3 हो चुकी हैं। अब जो हमारी चौथी वाली है तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है? बिल्कुल इजी है। ये मैंने गलत बना दी, एक पढ़ नहीं पाए बीच की। ये वाली चौथी है और ये वाली अब हम बना रहे हैं जो तीसरी बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे? नहीं, तीसरी तो हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी गलती, हाँ सॉरी, पहली हो गई, दूसरी हो गई, ये हमारी है जो चौथी है। अब हम तीसरे पे चर्चा करते हैं। तीसरी हमारी क्या थी? हमने चौथी बना दी। तीसरी वाली जो है उसमें पूछा गया है क्लोरोबेंजीन की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करना है और ताप दिया गया है 623 केल्विन। कितना दिया गया है? 623 केल्विन। बिल्कुल इजी है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये मान लो खिचड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? NaOH, यहाँ पे हो जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा NaOH। इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। और बचा क्या हमारे पास? NaCl। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 4 रिएक्शनें बन चुकी हैं। जो हमारी लास्ट वाली है वो बिल्कुल सरल है, उसमें कुछ नहीं करना। एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करनी है। उसको मैं इसी में नीचे ऐड करे दे रहा हूँ। एथिल क्लोराइड है जो, ये है हमारी 5वें नंबर की। एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl प्लस KOH। इसको जब आपस में मिलाएंगे तो एथिल एल्कोहल C2H5OH और प्लस हमारे पास क्या बचा है? KCl। क्लियर है? ठीक। क्या होता है जब पांचों रिएक्शन आपके सामने हैं? जो पहली वाली है उसमें पूछा गया एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया, तो हमें डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा में नाइट्रो जोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ पे आप जब चौथी है ये, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो थायोनल को हम जोड़ देते हैं ऑर्थो और पैरा पर और प्लस H2O निकल जाएगा। तीसरी वाली जो है इसमें क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें फिनॉल और प्लस नमक प्राप्त होगा। सेम ऐसी एथिल क्लोराइड की अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो एथिल अल्कोहल प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें आपको एक अभिक्रिया दी गई है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसी में हम समझा देंगे आपको क्योंकि वीडियो हम लोगों का ज़्यादा बड़ा ना हो
और समझ में भी आ जाए, फिर भी हो सकता है ये वीडियो खिंच जाए, प्रयास करेंगे कि वीडियो छोटा से छोटा ही रहे। तो अब हम चर्चा जिस पर करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन रागी जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। क्लियर है? कोई भी कार्बनिक यौगिक में से जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहते हैं। और अब इसमें जो आपको दिए गए हैं साथ में कुछ अभिक्रियाएं, तो आपको एक दी गई है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन। तो हैलोजनन वाली अभिक्रिया हम आपको एक ऊपर बना दे रहे हैं, क्योंकि नाइट्रीकरण वाली और सल्फोनीकरण वाली दोनों इसमें बनी हुई हैं। तो एक ये बनी है नाइट्रीकरण वाली और ये बनी है सल्फोनीकरण वाली, क्योंकि दो और ये इसमें पूछी गई हैं। इलेक्ट्रॉन रागी बता ही दिया क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। इसको मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ। हैलोजनन जो अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन होता है जो, हैलोजनन अभिक्रिया है, अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉन रागी एक बार और बता दूंगा। वो तो नहीं, कुछ नहीं होना, वो प्रतिस्थापन है। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, और जो एरोमेटिक हो, जो भी हो, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो, वही हमारी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हैलोजनन अभिक्रिया पूछी गई। कौन सी? हैलोजनन अभिक्रिया। तो इसको आप लोग हेडिंग बना लेंगे पहले, फिर नीचे अभिक्रिया को देंगे। तो अभिक्रिया में क्या होगा, जो प्लस है यहाँ Cl2 से और हम क्रिया करा देते हैं, तो एक बार आपका जो जाके जुड़ जाएगा Cl और फिर Cl, और यहाँ पे O, यहाँ पे फिर पैरा में एक Cl और जोड़ देते हैं हम। बस ये हैलोजनन अभिक्रिया हो गई। नाइट्रीकरण भी दी गई है और सल्फोनीकरण, इसी में ये तीनों हैं इलेक्ट्रॉन रागी के साथ। तीन अभिक्रियाएं 3 नंबर की, और इलेक्ट्रॉन रागी की जो डेफिनेशन पूछी गई वो 1 नंबर, तो आपके पूरे बन जाते हैं 4 नंबर। अब इसके साथ और कुछ भी पूछा गया है? कुछ भी नहीं पूछा गया, ओनली रासायनिक समीकरण आपको देना था। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और साथ में आपसे पूछा गया था कि हैलोजनन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया और सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये आपकी तीनों बनी हुई हैं। क्लियर है? हाँ, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद नाइट्रीकरण ये बनी हुई है, सल्फोनन अभिक्रिया ये बनी है, हैलोजनन अभिक्रिया ये बनी है। तो क्वेश्चन ये हमारा कैसा हुआ, कंप्लीट हुआ। छठवें के का अथवा था ये। अब हम बात करते हैं सातवें का छठवें का था, अब छठवें का खा नंबर करते हैं, क्योंकि ये अथवा में था। तो अब जो हमारा छठवें का खा है, क्वेश्चन कौन सा है, छठवें का खार, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम बनाइए। IUPAC मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाई हैं, और यदि जैसे IUPAC बनानी नहीं आती है, सभी IUPAC के यौगिक समूह जो होते हैं, क्रियात्मक समूह, उनके नाम याद नहीं है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी वीडियो आपकी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक देख सकते हो। पूरी IUPAC सीख जाओगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 20 मिनट की होगी लगभग। तो अब हम चर्चा करते हैं IUPAC, फिर भी हम बनवाएंगे, इसमें जो दी गई आंसर में वो बनवाते हैं। तो पहली जो IUPAC है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड
CH, ऊपर भी CH3, नीचे CH3 और यहाँ पे CH3। तो अब सबसे पहले जो IUPAC बनाते हैं तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कार्बन की संख्या हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों जगह से बराबर है। तो सबसे अधिक जहाँ प्रतिस्थापी समूह की संख्या दिख रही होगी तो वहाँ से गिनना हम स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। और जो ये 5 हैं तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन। और आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है OH। क्या जुड़ा हुआ है? OH। और OH में जोड़ते हैं ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा जो पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। और जो OH था ये 3 पे जुड़ा है तो यहाँ लिख देंगे 3। अब आपके सामने प्रतिस्थापी जो समूह हैं, अब इन्हें लिखेंगे तो आपको दिख रहा है 2 पे और 4 पे, 2, 4 क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल मैथिल मैथिल। 3 मैथिल हैं तो 3 के लिए ट्राई लगा देंगे और लिख देंगे मैथिल। क्या लिख देंगे? मैथिल। जो इसका नाम हुआ है 2, 4 ट्राई मैथिल पेंटेनॉल 3। ये हमारी पहली थी। अब हम बात करते हैं दूसरी पर। जो दूसरी है वो क्या है, अब उस पर डिस्कस करेंगे। तो दूसरी हमें दी गई है OH और यहाँ पे दिया गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2 OH और नीचे जुड़ा हुआ है OH। इसमें हमारे पास कितने ऑल हैं? 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। घबराना नहीं है, तो इसे आप कहीं से भी गिनना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3। तो आपको दिख रहा होगा कि 3 कार्बन है तो 3 को हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब इसके बाद आपको दिख रहा है 1 पे OH है, 2 पे OH है और 3 पर भी है। तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल। इन्हें एक साथ जोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। क्लियर है? तो ये हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं तीसरी वाली पे। जो तीसरी वाली है यहाँ पे लिखा हुआ है H3C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसके नीचे CH3 एक और जुड़ा है। ये आपकी है जो ROR IUPAC है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको एथिल दिख रहा और यहाँ पे एक एथिल दिख रहा। जब 2 दिखाई देते हैं तो हम सेम मान के उन्हें एथॉक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथॉक्सी। और अब जो एक्स्ट्रा होंगे उन्हें इसी में जोड़ के एल्केन बना देते हैं। एथ के बाद प्रॉप फिर ब्यूट, तो एथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? जैसे ये नहीं आई हो तो IUPAC वाला जो वीडियो है उसे पूरा देखना, तो आप सीख जाओगे इसे भी बनाना। और कठिन कुछ नहीं है। देखो C2H5 इस साइड भी, C2H5 इस साइड भी, तो इन्हें हम 2 ही कार्बन मानेंगे तो लिख देंगे एथॉक्सी। अब जो एक्स्ट्रा होंगे वो एल्केन में जोड़ देते हैं। कितने थे? 1 और 2। एथ के बाद प्रॉप फिर ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब हमारी है जो चौथी वाली है वो क्या है? इनको हम पहले रेज कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे अपनी चौथी वाली। और जो IUPAC होता है, IUPAC का फुल नेम या IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
और लिखेंगे कि IUPAC का फुल नेम क्या है। अब हमारे पास स्टार्ट होती है चौथी वाली, यहाँ है CH3, यहाँ है OH और यहाँ पे है CH3। बिल्कुल इजी है। एक, दो, तीन, तो इसका जो नाम है 4, 5, 6, इसे आप लिख सकते हो 1,3 डाई मैथिल, 1,3 डाई मैथिल और फिनॉल। लास्ट IUPAC है जो, वो इस प्रकार से दी गई है। H3C, सिंगल बॉन्ड CH के नीचे Cl, सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे क्रियात्मक समूह किधर जुड़ा है और किधर से पास पड़ रहा है। तो एल्कोहल समूह जुड़ा है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन हमारे पास जो हैं उनकी संख्या 5 है। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन। ऑल जुड़ा है सो हो जाएगा पेंटेनॉल। OH समूह है 1 नंबर पे है तो लिख देंगे पेंटेनॉल 1। अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापी समूह को, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो होता है 4 क्लोरो। क्या होगा? 4 क्लोरो। और 4 क्लोरो, 1 मैथिल 2 मैथिल, 2,3 डाई, क्या होगा? मैथिल। नीचे लिखे दे रहा हूँ मैं, क्या होगा? मैथिल। इसका जो नाम है 4 क्लोरो 2,3 डाई मैथिल पेंटेनॉल 1 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी इसी का है, जो 6वें का खा है। इसमें अथवा में एक और दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। मतलब कि आपको यहाँ भी रिएक्शनें बनानी है। तो आपसे कहा था लगभग 20-25 नंबर की रिएक्शनें तो आती हैं, जिन पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर की पहले हम लोग रिएक्शन बना चुके हैं, फिर अथवा में भी रिएक्शनें थी। IUPAC के बाद फिर से रिएक्शन आ गई, फिर से 5 हैं हमारे पास। तो इन 5 को हम क्रमबद्ध तरीके से बनाते हैं और आपने ये IUPAC बना ली होंगी। अब जो हमारे पास पहली रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ लिखा है OC2H5 प्लस HBr। बहुत ही सरल है और इसे बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब आपको एक बात बता दें, अगर ऐसा आपको दिया है अभिक्रिया पूछी जाए, तो अभिकारक में जो दिया गया है उनसे मिलता जुलता जो फॉर्मूला आपका सही हो, इस साइड आप बना दें। एकदम सही नहीं कह सकते कि आपका सही है, पर आप इनसे मिलता जुलता यदि बनाते हो, इस साइड लिखोगे जो भी उत्पाद, तो आप ये मान लीजिए आपको नंबर दिए जाएंगे। कुछ ना कुछ एक का है तो आधा तब भी मिलेगा। पर याद रखना, यहाँ HBr दिया गया है, अपने मन से यहाँ कहीं Cl या सोडियम ना रख देना, तो गलत हो जाएगा। जो अभिकारक में है उन्हीं का योग, उन्हीं परमाणुओं का योग प्रयोग करते हुए यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा उत्पाद आप बना सकते हैं। तो अब हम चर्चा किस पे करने वाले हैं, जो हमारी रिएक्शन है इस पर। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा
फिनॉल। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। और प्लस हमें प्राप्त होगा एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। क्लियर है? बिल्कुल इजी थी, कुछ भी इसमें कठिन नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अब जो आपकी दूसरी वाली है तो यहाँ पे आपको दी गई है। ये भी बिल्कुल सरल ही है और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि आप लोग इसे भी बना ही लेंगे। H2SO4 और नीचे दिया गया है HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसके साथ आपको अभिक्रिया करानी है। कितनी सी सरल सी बात है, पूर्णतः उम्मीद है कि आप इसको बना ही लेंगे। सेम वही प्रोसेस, NO2 को जोड़ना है बस, क्योंकि आप देख रहे हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया जैसी है, यहाँ नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जोड़ा तो यहीं पे जोड़ दो OC2H5, यहाँ पे जोड़ देंगे NO2 प्लस सेम फिर से बना देंगे और अब हम जोड़ देंगे OC2H5, वहाँ भी एक कार्बन छोड़ देते तो यहाँ इसके बाद इसको छोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे NO2। कंप्लीट। बिल्कुल इजी अभिक्रियाएँ आती हैं, अगर आपने ज़रा भी मेहनत की है तो आप कर लेंगे। तीसरी जो हमारे पास है, इसमें हमें दिया गया है प्रोपीन और कहा है H2O और H धनायन, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे आप बनाएंगे। ये तो बिल्कुल ही सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जल के साथ H धनायन मतलब कि प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूछा भी जाता है कई बार। तो प्रोपेनॉल को अच्छे जानते हैं, CH3CH, यहाँ OH जोड़ दो, जहाँ भी तुम्हारा मन करे वहाँ धर के जोड़ दो, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, क्योंकि 2 पे लगा है। करना हो तो करना हो, नहीं तो यहाँ भी जोड़ सकते हो। ठीक, अब इसके बाद वाली है जो, वो भी आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। ये हमें इस प्रकार से कुछ दी गई है, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CHO और इसमें जो उपस्थिति है वो हमें दी गई है NaBH4 और नीचे लिखा है H। तो बस सेम ऐसी बनेगी जैसी ये बनी ऊपर वाली, ऐसी ये बना दो। CH3 CH2 CH3 के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO है जहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। कंप्लीट। बताइए, कुछ भी कठिन हो? मुझे तो नहीं लग रही है और आपको भी नहीं लगनी चाहिए फ़िलहाल। अब जो हमारी लास्ट है, तो ऊपर वाली हम रेस कर दे रहे हैं और लास्ट अभिक्रिया 5वें नंबर की है। अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें आपके सामने रखा हुआ है ऐसी अभिक्रियाओं में कुछ भी खास दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो बताया उसका ध्यान रखना। अगर आपको सेम नहीं आ रहा, अभिकारक में जो यौगिक हैं आपके पास उनसे मिलता जुलता आप कुछ भी बना दीजिए, उसी का यूज करके बस, तब भी आपका सही होगा। पर ध्यान रखें कि होना चाहिए एकदम सही। पता चले अभिकारक में कुछ है और आपने बना कुछ दिया तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे है COCl और यहाँ पे जोड़ दो COCl। कंप्लीट, जिसे कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। पांचों रिएक्शन हम लोग बना चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 7वें का नहीं सॉरी, अभी इसमें एक और है 6वें का जो खा था। अच्छा, IUPAC बना चुके हैं हम लोग
और उसके नीचे 5 रिएक्शन भी बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7वें की बात करेंगे। तो 7वें में भी हमें बहुत अच्छा और बढ़िया दिया गया है, जिस पर डिस्कस करते हैं अब प्रश्न नंबर 7वें का। प्रश्न नंबर 7वें का किसका का प्रश्न 7वें का उत्तर। जो प्रश्न नंबर 7वें का हमारा पहला है, इसमें भी हमें रासायनिक अभिक्रिया करनी है। तो पहली हमें जो दी गई है ब्यूटेन 1 ऑल से हमें क्या प्राप्त करना है, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब हम डिस्कस करते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन 1 ऑल कैसे लिखोगे, मतलब ब्यूटेनॉल। तो इसको आप कायदे से बिल्कुल सरल तरीक़ा से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। एक पे OH जुड़ा है, 1 2 3 4 बन गई। ठीक, इसकी जो क्रिया करानी ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, तो इसमें उपस्थिति हम जो कर देंगे जॉन्स अभिकर्मक की कर देते हैं, जिसका सूत्र होता है CrO3H2SO4। तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल बिल्कुल सरल CH3 CH2 C1 2 3, फिर लिख दो यहाँ पे CH2 और फिर लिख दो COOH 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक अम्ल। एक क्लियर है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम जो दूसरी वाली देखेंगे रिएक्शन, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो दूसरी वाली जो है इसमें हमसे पूछा गया है दूसरी रिएक्शन में हमसे पूछा गया है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल। सेम यही चीज़ है, ब्यूटेनल से सॉरी, दूसरा है तो ब्यूटेनल हो जाएगा CH3 CH2 CHO सॉरी ब्यूटेनल है हाँ। तो CH2 बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ मैं, 1 2 3 और फिर CHO। तो इसमें जो है टॉलन अभिकर्मक की उपस्थिति कर दीजिए, टॉलन अभिकर्मक की या सिल्वर नाइट्रेट की भी उपस्थिति कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड है, टॉलन अभिकर्मक भी कर दो। तो यहाँ पे हमें प्राप्त करना है ब्यूटेनोइक अम्ल। सेम वही बना दो CH3 CH2 CH2 और COOH ब्यूटेनोइक अम्ल। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी वाली पे। तो जो तीसरी वाली है इसमें आपसे पूछा गया है, तीसरी वाली रिएक्शन में आपको बनाना है 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोनोइक अम्ल। 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से है, सॉरी इसमें क्या दिया गया है, आपके सामने दिया गया है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। तो देखते हैं इसको। अब हम तीसरा नंबर है जो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मतलब कि NO2, 3 का मतलब 1 2 3, यहाँ पे जोड़ना है Br, तो बन गई 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ऐसा भी लिख सकते हो NO2 और यहाँ पे Br, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले मैग्नीशियम की उपस्थिति करानी होगी, ईथर की, शुष्क ईथर ROR होगा नीचे, मतलब यार लिख सकते हो ROR और मैग्नीशियम की उपस्थिति है।
तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, मतलब ये आप समझ गए, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम। किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम प्लस Mg और ROR की उपस्थिति। आप समझ गए, ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बन गया। क्या बन गया? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी को पता है क्या बनता है। तो यहाँ हो जाएगा MgBr और नीचे लिख देंगे NO2 प्लस मत लगाओ, इसकी फिर से हम क्रिया करा दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके ऊपर लिख दिया, मतलब इसी से करा रहे, और उपस्थिति वही 6 ईथर ROR। तो अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से, बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन और ऊपर आप जोड़ देंगे, नाइट्रोबेंजीन से प्राप्त करना है तो आप क्या जोड़ सकते हो? CO2 है, हाँ ठीक, MgOBr ये आप जोड़ देंगे। और जब इसकी क्रिया फिर से हम हाइड्रोजनियम से करवा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजनियम से करवाएंगे, यहाँ मतलब फिर से लिख देते हैं H3O9, इससे करवाएंगे हाइड्रोजनियम से तो हमें प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। वो भी कितना? 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो तीसरी वाली भी हम लोग बना चुके हैं। अब हम डिस्कस जो करेंगे वो हमारी होगी चौथी वाली। पूछा गया है बेंजिल एल्कोहल से एथेनोइक अम्ल। चौथी अभिक्रिया को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद एक और पांचवी, अब जो हमारे पास है पांचवी अभिक्रिया है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। चौथी वाली करनी है। तो उसमें हमसे पूछा गया है बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल एल्कोहल का सूत्र होता है C6H5CH2OH। ठीक, इसकी क्रिया हम करवा देते हैं HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो हमें प्राप्त होता है C6H5CH2 और Br, बेंजिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। पर वो क्या कह रहा है? बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है। तो अब आपको जो प्राप्त हुआ है इसकी प्रक्रिया फिर से करवाएंगे हम KCN से, पोटेशियम साइनाइड, और इसमें नीचे H2O और क्योंकि इसके साथ जल भी निकलेगा। अब हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5CH2CN और प्लस में हमें प्राप्त होगा KBr। तो इसके नीचे लिखे दे रहा हूँ मैं KBr। अब इसकी क्रिया हमें फिर से करवानी पड़ेगी हाइड्रोजनियम से। तो H3O और ऊपर होगा प्लस। अब जाके हमें प्राप्त हो जाएगा C6 फेनिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो C6H5CH2OH, वो ये कह रहा था फेनिल एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक, ये फेनिल तो दिख रहा है, फेनिल एथेनोइक अम्ल हमें जाके प्राप्त हो गया है। तो जो हमारा सबसे पहले था बेंजिल एल्कोहल की क्रिया हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई तो हमें प्राप्त हुआ जल और बेंजिल ब्रोमाइड। फिर बेंजिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई तो हमें प्राप्त हुआ बेंजिल साइनाइड और KBr। फिर हमने बेंजिल साइनाइड की क्रिया हाइड्रोजनियम के साथ कराई तो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? बेंजिल एथेनोइक अम्ल।
प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमारी चौथी वाली थी। अब हम लास्ट अभिक्रिया है जो 5वीं, अब हम उस पर बात करेंगे। और इसमें पूछा गया है एसिटिक अम्ल से एसिटिमाइड कैसे बनाओगे, एसिटिक अम्ल से एसिटिमाइड कैसे बनाएंगे। लास्ट है हमारी ये वाली, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये भी इजी है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है जो CH3COOH होता है, और इसकी क्रिया हम करवाएंगे NH3 अमोनिया से, तो हमें प्राप्त होगा CH3 और COONH का 4 COO एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो CH3COONH4 हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और प्लस H2O भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या प्राप्त होगा, नहीं, इसको अब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे H2O निकल जाएगा, और प्लस जो हमें प्राप्त होगा वो हमारे पास होगा CH3COONH2 जिसे हम कहते हैं एसिटिमाइड। क्या प्राप्त होगा, एसिटिमाइड। ठीक, तो आपने ये चौथी वाली भी देखी, 5वीं वाली भी देखी, एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, और फिर ऐसे जब गर्म किया तो हमें प्राप्त हुआ एसिटिमाइड और जल। ठीक है, तो ये हमारी सारी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं 7वें का जो अथवा में दिया गया है उस वाले क्वेश्चन की बात। तो जो 7वें का हमें दिया गया है इसे बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, और नीचे आपको तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा किसमें क्या हो रहा है। कार्बनिक यौगिक का आपको आणविक सूत्र दिया गया है जिसका C8H10O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित कराते हैं। तो आप नीचे पढ़िए और समझिए, मैं देख के मोबाइल से पढ़ के बनाता हूँ। मैं यहाँ तो इसके जो 7वें का खा वाला है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो 7वें का खा है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं, उसे बनाते हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा अथवा वाला जो है, खा नहीं है, अथवा वाला जो क्वेश्चन एक रिएक्शन दी गई है बहुत है, वो हर एक पेपर में आपको देखने को मिलती है। नीचे आप पढ़िए और शांतिपूर्वक देखना, मैं पढ़ के यहाँ बनाता हूँ और बताते जाऊँगा किसकी क्रिया किससे करनी है और कैसे हमें प्राप्त हो जाता है 2-4 स्टेप में, और रिएक्शन बन के कंप्लीट हो जाती है और 5 नंबर हमारे तैयार हो जाते हैं। हमें एक अणुसूत्र जो दिया गया है आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा, ये मान लो इसको हमें दिया गया है C8H16O2, यही दिया गया है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, एक सूत्र बनाएंगे इसका, तो बना लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 और फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COO, फिर यहाँ पे बनाएंगे CH2, फिर यहाँ पे बनाएंगे CH2 और फिर यहाँ पे बनाएंगे CH2 और फिर यहाँ पे लिखेंगे CH3। कार्बन 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक। हाइड्रोजन 16 हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 3 16, सब सही है। तो जो इसका नाम है, इसका नाम होता है ब्यूटाइल ब्यूटेनेमाइड। क्या नाम होता है इसका? ब्यूटाइल ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड, इसका यही नाम होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है। तो यहाँ
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। जब हम इसकी करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा जो आपको दिया गया है का वाला, जो इसमें पूछा गया है का क्या होगा, तो जो हमने जो फॉर्मूला बनाया ये हमारा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो हमारा होगा खा। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमें ब्यूटेनोइक अम्ल। तो CH3 CH2 CH2 और COOH ये हमें प्राप्त हुआ ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हमें प्राप्त हुआ खा नंबर। और यहाँ पे लिख देंगे H2O और निकलेगा H2O। अब इसमें पूछा गया आगे गा से फिर से क्रिया करानी है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जो अब हम नीचे बनाने वाले हैं जो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ है वो हमारा है खा नंबर। और इसके साथ आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एक चीज़ और प्राप्त हो जाएगी ब्यूटेनॉल प्लस CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ये है ब्यूटेनॉल। क्या है? ब्यूटेनॉल। ये दो चीज़ें हमें जो प्राप्त हो गई हैं तो जो ब्यूटेनॉल हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा। का खा गा, 3 पद हमें क्या हो चुके हैं? प्राप्त हो चुके हैं। अब वो कह रहा है पुनः क्रोमिक अम्ल के साथ करानी है, तो जो हमारा गा है उसको पुनः कराना है। गा हमारा क्या निकला है? ब्यूटेनॉल। तो यहाँ लिखेंगे CH3 CH2 और फिर यहाँ लिखेंगे CH2OH। क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति करनी है और ऑक्सीकृत करनी है, तो यहाँ लिख देंगे क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल ऑक्सीकृत कराना है इसको, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। CH3 CH2 CH2 COOH। क्या प्राप्त हुआ? ब्यूटेनोइक अम्ल, मतलब कि खा वाला। क्या प्राप्त हुआ? खा। उसमें हमें 3 ही दिए गए हैं, का खा गा, तो उन्हीं पे हमें डिस्कस करना है। आगे क्या कह रहा है? गा को निर्जलीकृत भी कराना है। गा को निर्जलीकृत, तो गा हमारा है CH3 CH2 CH2OH। यही तो है हमारा गा, यही तो निकला गा। ठीक, इसका निर्जलीकरण कराना है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, इसका जो निर्जलीकरण कराना है तो हमें प्राप्त हो जाता है ब्यूटीन। CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O और निकल जाएगा। और इन तीनों के नाम पूछे जाए, का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोमाइड, खा का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल और गा का हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और निर्जलीकरण कराने पर जो प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त होगा ब्यूटीन 1। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 7वें का, जो का नंबर है, सॉरी का है तो जो हो गया। अब 7वें का जो खा बचा हुआ है, तो वीडियो लगभग काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो जो 7वें का खा है इसके जो क्वेश्चंस हैं, विभेद पूछे गए, अंतर और टिप्पणी है, वो आपको हम वीडियो के लास्ट के अंत में ऐड कर देंगे। तो आप लोगों ने जो आज रिएक्शनें करी हैं इन्हें मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखें कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान होगा और सबको भूल जाना है, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं।
साथ में आज चलते हुए एक चीज़ बता दें जिसमें ज़्यादा गंभीरता से आप लोग डूबे हुए हैं। जो प्यार होता है ना, वो कभी किसी का नहीं होता। जो प्यार होता है वो सिर्फ हमारे माता पिता करते हैं, पर उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलते चलते एक कहानी फिर से सुना देते हैं। कभी आपने एक गुड़ की बटी देखी हो, तो जो गुड़ की बटी है शुरुआत में खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, मीठी होती है, तो इसके ऊपर बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं वो इसमें चिपक जाती हैं। खाने के लिए जाएंगी, बैठ जाएंगी, बढ़िया खाएंगी। शुरुआत में मीठा मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, बाबू जादू सोना टोना। और कुछ समय बाद खाते खाते जो गुड़ क्या होगा, गीला हो जाएगा। और जब ये गीला हो जाएगा तो मक्खियाँ क्या होंगी, इसमें चिपक जाएंगी, फड़फड़ाती रहेंगी, पर वो उड़ नहीं पाएंगी और उसी में फड़फड़ाते मर जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो अभी समय है, समय को बचत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए कि आपके अच्छे नंबर आएँ। इंटर के बाद भी अच्छी मेहनत करना कि पापा मम्मी का आप नाम रोशन कर सकें, क्योंकि ये मक्खियाँ जैसी चिपक के उसमें मर गई, तो चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, प्यार सबसे बेकार चीज़ है। जहाँ आप तड़प के मर जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर बन जाओगे देवदास। ये ना सोचना फिर आप कहो ठुकरा के प्यार इंतकाम दिखाएंगे, तो इंतकाम नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि जब तक समय पूरा बर्बाद हो चुका होगा। तो इंतकाम दिखाना है तो अभी मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए और माता पिता का नाम रोशन करें। 90% आनी चाहिए लगभग, उससे ऊपर आए तो और अच्छी बात है। मेहनत इतनी करो, आपके पास समय बहुत कम बचा है पेपरों के लिए। एक सेट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको बार बार आप देखें और लगाएं, 1-2 बार याद करें जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। और अब हम चर्चा करेंगे अपने सेट नंबर 2 पर। जो इसमें सेकेंड वाला बच्चा है, ये हमने कहा था अभी लास्ट में हम इसे जोड़ देंगे, तो इसे अभी आपके सामने जोड़ दिया जाएगा और इसको ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, तो वो एक अभी बाबा, कांटे वाले बाबा बहुत चल रहे थे, थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कांटे वाले बाबा बहुत मतलब कि फेमस थे महाकुंभ में। तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो मान लो एक साइंस के तौर पे कांटों पे लेट रहे थे और एक दीदी जी चली गई एक्सपोज करने के लिए, उन्हें एक्सपोज कर दिया, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि वो भगवान के नाम पे या किसी के नाम पे कुछ भी कमा रहा, अपना घर परिवार अच्छे से चलाने का प्रयास कर रहा है। बूढ़े हैं बहुत ज़्यादा, आपको इस बगल में दिख रही होगी फ़ोटो। इतने जो बूढ़े हैं उनके बारे में कम से कम थोड़ी तो दया तक थे। वो अपने परिवार का पेट पालन जैसे भी कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करके क्या मिलेगा। एक्सपोज करना उन्हें करिए ना, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, उन्हें करें तो कुछ मिलेगा भी। बेचारा अपना परिवार चला रहे और उनसे मतलब छीन लिया। तो हमारा अनुरोध है कि हमारे जितने भी छात्रगण हैं, कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति ऐसा हो जो निर्दयी मतलब कि कुछ कर ना सके और वो जैसे भी अपना पालन कर रहा हो भगवान के नाम पे, या मतलब कि झूठ बोल के, बस वो चोरी तो नहीं कर रहा है, तो उसके पेट पर लात ना मारें। इससे अच्छा वो जो कर रहा है करने दो। आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप मत चढ़ाइए। और हो सके हमारे हिसाब से तो जो बूढ़े पुराने लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ज़रूर आपको जो भी सहयोग बने करो। जो हट्टे कट्टे लोग हैं, भीख मांग रहे हैं, भगवान के नाम पे मांग रहे हैं, उन्हें मत दो, क्योंकि वो कुछ कर सकते हैं। ये बाबा की कोई गलती नहीं थी, बहुत बूढ़े हैं, इन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा, तो ये तो गलत है। तो यही अनुरोध है कि आपको कभी भी कोई बूढ़े बाबा मिल जाएं, कोई भी भगवान के नाम पे या किसी भी नाम पे आपसे पैसा ले रहा है और वो कुछ करने लायक नहीं है, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बुराई कब होती है, जब आप हट्टे कट्टे व्यक्ति को देते हो, तो उन्हें आपको एक्सपोज भी नहीं करना, क्योंकि उन्हें एक्सपोज करना भी गलत है। जितने भी जो कुछ नहीं कर सकते बूढ़े हैं, तो उनका आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम शांति से देख तो सकते हो। पर ये नहीं कि वो कुछ कमा रहे तो मतलब सब बर्बाद कर दो, ये तो बहुत बड़ा पाप है ना। तो आपको भी कहीं भी कोई भी बाबा मिल जाए, भलाएं वो कैसे भी कमा रहा हो पैसा, झूठ बोल के, भविष्य देख के, पर वो अपने परिवार को पाल रहा है, झूठ बोल के पाल रहा है, कैसे भी पाल रहा है, जैसी क्षमता है उसकी। तो आप शांतिपूर्वक रहें। कोई अगर नया हो, हट्टा कट्टा हो, वो झूठ बोल रहा हो, उसे एक्सपोज करो तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ।